पवन खेड़ा ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ वहां पेपर लीक के 22 मामले देखे जा चुके हैं। भाजपा सरकार नौजवानों का भविष्य तबाह कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ पिछले 7-7.5 सालों में 22 पेपर लीक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों के साथ जो वहां किया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा, नौजवानों का भविष्य तबाह किया जा रहा है। किस बात का गौरव यात्रा है, जरा जवाब दें नौजवानों को। स्कूल के पर्चे भी अगर लीक हो जाएं, बताइए वहां सरकार क्या है? सरकार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रही तब हुआ, विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, और अब भूपेंद्र पटेल जी के वक्त हो रहा है। वन रक्षक हो, पटवारी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, स्कूल हो, तमाम पर्चे लीक हो रहे हो। नौजवान तैयारी करता है, निवेश करता है अपने समय की, अपने पैसे की, उसके बाद वो पर्चा लीक हो जाता है, टल जाता है, उसका पूरा जो प्लानिंग होती है भविष्य की वो तबाह हो जाती है। ऐसे में मोदी जी वहां जाते हैं, अमित शाह जी वहां जाते हैं, प्रचार करते हैं। किस मुंह से प्रचार करते हैं? क्या नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत है? क्या उनसे माफी मांगेंगे फिर आकर प्रचार करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जहां हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है, वहीं वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। हम सिर्फ 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी घर घर ले जा रहे हैं। साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही, पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को, भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं, ग्रामीण सड़कें, पीने का साफ पानी, शौचालय, आधुनिक अस्पताल, ये सुविधाएं मुहैया करा दी थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है, और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका न होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा भाइयों?
ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाइयों, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बना जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि पाटीदारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में नफरत भरी पड़ी है। बीजेपी ने पाटीदारों को कुचलने के लिए गोलियां चलवाई, फर्जी मुकदमों में जेल में डाला। गुजरात में अपनी हार से भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि पटेलों के लोकप्रिय नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर पाटीदार समाज के खिलाफ, पटेल समाज के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पटेल समाज के अपमान का कोई पहला मामला नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला पटेल समाज को कुचलने का, पटेल समाज के लोगों पर गोलियां चलवाने का, पटेल समाज के लोगों को गिरफ्तार करके फर्जी मामलों में जेल डालने का एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और आज गुजरात में अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है कि पटेल समाज के एक युवा लोकप्रिय नेता गोपाल इटालिया के खिलाफ हर दिन कोई फर्जी वीडियो लेके सामने आ जाते हैं और उसके खिलाफ नफरत से भरी भारतीय जनता पार्टी ने आज गोपाल इटालिया को गिरफ्तार करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, पाटीदार समाज से किस अपराध का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी? पटेल समाज से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? गोपाल इटालिया जैसा एक सामान्य परिवार से निकला हुआ नौजवान अगर वो राजनीति में आगे जा रहा है तो उसकी टांग खींचने पर, उसको जेल भेजने पर क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने पाटीदारों के लोकप्रिय नेता गोपाल इटालिया को गुजरात की जगह दिल्ली में साजिश के तहत गिरफ्तार किया है। अगर ये गिरफ्तारी गुजरात में होती तो सारा पाटीदार समाज सड़कों पर होता। भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोपाल इटालिया को गुजरात में
भाजपा ने गिरफ्तार नहीं किया, आखिर क्यों? दिल्ली में साजिश के तहत बहाना बना करके वीडियो का गोपाल इटालिया को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली पुलिस से गोपाल इटालिया को गिरफ्तार करवाया गया। गोपाल इटालिया आज पूरे गुजरात के अंदर गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी गुजरात की जगह दिल्ली में करने की जो मजबूरी है भाजपा की, इस बात का ऐलान कर रही है कि आज गुजरात के अंदर पूरा पाटीदार समाज भारतीय जनता पार्टी से गुस्से में है, नाराजगी में है। आज अगर ये गिरफ्तारी गुजरात के अंदर होती तो आज पाटीदार समाज सड़क पर होता। उनकी हिम्मत नहीं है कि गोपाल इटालिया को गुजरात के अंदर गिरफ्तार कर लेते। और न सिर्फ पाटीदार समाज के गुस्से का ये भय भाजपा के अंदर है, ये इस बात का भी ऐलान कर रहा है कि गुजरात के अंदर सारे 3 तिकड़म षड्यंत्रों के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। यह हार की बौखलाहट है। गोपाल इटालिया ने कहा कि पुलिस ने मुझे थाने में ले जाकर कहा कि क्यों इतने ताकतवर लोगों से लड़ रहे हो, ये सारी चीजें छोड़ दो। मैं पाटीदार समाज के लिए बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे गोली मार दें या फांसी पर चढ़ा दें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आगे गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज देश में अनडेमोक्रेटिक काम हो रहा है, जिसे रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को परेशानी हो रही है। हम कंस की औलादों से डरने वाले नहीं हैं, हम सरदार पटेल के वंशज हैं। पुलिस ने थाने पे ले जाके मेरे से सिर्फ यही कहा कि इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, इतने ताकतवर लोगों से क्यों पंगा ले रहे हो, छोड़ दो ना ये सारी चीज़ें, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर आपके पास जो भी कानूनी कार्रवाई का आदेश हो कार्रवाई करिए, आप मुझे इस तरीके से समझाइए मत। मेरी लड़ाई जो है वो बेईमानों के सामने है, पाटीदार समाज के दुश्मन जो बीजेपी वाले हैं उनके सामने मेरी लड़ाई है। चाहे जो मर्जी मुझे जेल में डाल दे, फांसी पे लगा दे, गोली मार दे या पूरे देश में मेरे खिलाफ मोर्चा निकाले, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। ये जो पूरा जो चल रहा है इस देश में अनडेमोक्रेटिक सारा कामकाज, उसको रोकने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं इसलिए बीजेपी को परेशानी है। एक तरीके से आप देखोगे तो पूरे देश को एक सर्कस बना दिया है। सरकार जो है वो सर्कस चला रही है पूरे देश में। तो कुल मिला के हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई चालू रखेंगे। कंस की औलादों को हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं है। हम पाटीदार समाज से है, हम गुजरात से है, हम सरदार पटेल को मानने वाले हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जीत के दिखाएंगे। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बार बड़े स्तर पर दिल्ली में मनाएगी लोक आस्था के महापर्व छठ को। सभी सुविधाओं के साथ दिल्ली में 1100 घाटों पर होगा छठ का आयोजन। आप सबको मेरा नमस्कार। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्यौहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले
छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट, साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। एलईडी का इंतज़ाम किया जाएगा, जगह जगह खूब सारे स्क्रीन लगाए जाएंगे। बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे तो अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए और बिजली चली जाए लोकल लेवल पे, तो पावर बैकअप का भी हर जगह हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। पीने के पानी का हर जगह इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साफ़ सफाई का सब जगह इंतज़ाम किया गया है और सब जगह टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया है जनता की सुविधाओं के लिए। और एम्बुलेंस का और फर्स्ट एड का हर जगह इंतज़ाम है। बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी को कोई बीमार हो जाए वहाँ पे, तो उसको वो पहुँचाई जा सके, फर्स्ट एड दी जा सके, उसे अस्पताल ले जाया जा सके। इसलिए हेल्थ सर्विसेज और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया। मैं आप सब लोगों को फिर से छठ पूजा की, दिवाली की, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें। आपसे भी निवेदन है कि जब छठी मैया की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे ही मांगेंगे, आप देश के लिए, देशवासियों के स्वस्थ होने के लिए छठी मैया से ज़रूर आशीर्वाद मांगिएगा। देश खूब तरक्की करे, हमारा खूब विकास करे, इसके लिए आशीर्वाद मांगिएगा। और छठी मैया से कहिएगा कि अब कोरोना से हम सब लोगों को मुक्ति दिलाए। और हाँ, जाते जाते कोरोना की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन गया नहीं है पूरी तरह से, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। मास्क पहनिएगा, मास्क पहन के रखिएगा। अपनी सुरक्षा, हालांकि फ़ाइन वाइन हटा दिए गए हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ। क्या फ़ायदा है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके उतना पालन ज़रूर कीजिएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गुजरात और गुजरातियों ने ये संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे। और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का
यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी। ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है।